आगरा में रूह कपाने वाला वीडियो सामने आया है। ट्रक चालक ने बाइक सवार को 1.5 किलोमीटर तक घसीटा है। राहगीर चिल्लाते रहे। आरोपी चालक ने नहीं रोका ट्रक और ट्रक के आगे वाले हिस्से में फंसे दोनों लोग अपनी जान को बचाने के लिए लगातार शोर मचाते रहे, लेकिन ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका। ट्रक की स्पीड इतनी तेज थी कि घिसटती बाइक से चिंगारी निकलने लगी। 1.5 किलोमीटर दूर जाकर ट्रक रुका और युवक की जान बची। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रूह को कपाने वाली तस्वीरें हैं। ट्रक में फंसे इन दोनों लोगों को ट्रक चालक ऐसे ही सड़क पर घिसटता काफी दूर तक ले गया। शोर मचाने चिल्लाने के बावजूद भी इस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को रोका नहीं और उसके बाद जब ड्राइवर पकड़ा गया तो उसके बाद देखिए वहां पर नाराज लोगों, गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की पिटाई भी की है। तो युवक चीखते रहे लेकिन ड्राइवर ने ट्रक को नहीं रोका। और इस हादसे में जो युवक घायल हुए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ले रहे थे, ठीक है, फिर सेंट्रा बंद खड़ी हुई थी। हमने जैसे ही उसके आगे गाड़ी क्रॉस करी है ना, उन्होंने एकदम एक्सीलेटर दिया है, गाड़ी फंस गई हमारी, हमारा पैर ही फंस गया उसके अंदर। ये देखिए, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, बेहद डराने वाला ये वीडियो है। ट्रक के आगे दो युवक फंसे रहे हैं और 1 किलोमीटर से भी ज्यादा तक ये ट्रक इसी तरीके से युवकों को घसीटता रहा। युवक चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन ड्राइवर ने ट्रक को नहीं रोका। ये वीडियो डराने वाला है। बाइक से जा रहे थे दो शख्स और बाइक को जोरदार टक्कर ट्रक ने मारी है। ट्रक के आगे दो युवक बुरी तरह से फंस गए थे। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन ट्रक नहीं रुका। 1.5 किलोमीटर तक इसी तरीके से दोनों युवकों को घसीटा गया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक ट्रक द्वारा एक व्यक्ति को घसीटकर काफी दूर तक लेकर जाया जा रहा है। इस संबंध में थाना छत्ता पर उस ट्रक चालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा उस ट्रक चालक को भी हिरासत में ले लिया गया है। और जो व्यक्ति जिसको घसीटा जा रहा था उस व्यक्ति का उपचार हेतु उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा उसका उपचार जारी है। इस संबंध में और आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इधर लखनऊ से खबर है। लखनऊ बैंक लूट मामले में पुलिस का एक्शन सामने आया है। लखनऊ बैंक लूट कांड में 2 आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुए। लखनऊ में मुठभेड़ में एक आरोपी मारा गया, दूसरा आरोपी गाजीपुर एनकाउंटर में मारा गया है। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बैंक लूट का माल भी बरामद किया गया है। लूटा गया सोना चांदी भी इनसे बरामद किया गया है। पिस्टल, नकदी और कार भी मिली है पुलिस को इस एनकाउंटर के बाद। और लखनऊ में जनरल बैंक रॉबरी के मामले में फरार चल रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए बदमाशों के नाम सोबिंद कुमार और सन्नी दयाल है। ये मुठभेड़ लखनऊ के चिन्हट में और गाजीपुर जिले में अलग अलग जगहों पर हुई है। ये सभी बैंक लूट में आरोपी थे और फरार चल रहे थे। पुलिस की काफी टीमें इन्हें पकड़ने के लिए लगी हुई थी। आखिरकार इन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया है। और गाजीपुर एनकाउंटर के दौरान क्या हुआ ये भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसे ये पूरा एनकाउंटर हुआ। पुलिस का वाहन चेकिंग के लिए अभियान जारी था। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाश भागने लगे। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। एनकाउंटर में लखनऊ लूट कांड का आरोपी सनी दयाल मारा गया। और देखिए इधर गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक इरज राजा ने एनकाउंटर पर क्या कहा है वो सुनते हैं।
ये नॉर्मल चेकिंग आज हमारे द्वारा की जा रही थी, जो कि लगातार बिहार बक्सर बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है 12 गहमर थाना क्षेत्र में 12 चौकी, जिसमें से एक लड़का जो था वो वहां से भाग गया और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहां से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जवाबी फायरिंग में जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। बैंक लॉकर की लूट मामले में अब तक इस मामले में 2 एनकाउंटर हुए हैं। लूट के बाद पुलिस एक्टिव हुई थी, बदमाशों को ट्रैक किया गया। पहला एनकाउंटर चिन्हट इलाके में हुआ, जहां एक बदमाश को गोली लगी थी। पुलिस ने घायल आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। दूसरा एनकाउंटर आज 12:30 बजे के करीब हुआ है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही थी तो जल सेतु रोड पर 2 बदमाश पुलिस को देखकर फायरिंग करते हुए भागा। जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी सोविंद कुमार ढेर हो गया। अभी 2 बदमाशों की तलाश जारी है। एनकाउंटर के बाद डीसीपी पूर्वी लखनऊ शशांक सिंह ने क्या कहा है, सुनिए। सीपी सर की क्राइम टीम और थाना चिन्हट की जो टीम है वो रेगुलर कॉम्बिंग करा रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान जब किसान पथ के पास चेकिंग हो रही थी और कॉम्बिंग हो रही थी तो एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी बहुत ही अनियंत्रित स्पीड से पुलिस पार्टी की तरफ आते हुए दिखी। तो पुलिस पार्टी को उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो और भी अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाने लगा और उसमें बैठे एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर बहुत फायर कर दिए गए। अनेक फायर में पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किए गए। तो दूसरा व्यक्ति मौके से गाड़ी छोड़ के फरार हो गया। उसके पास से एक डायरी बरामद हुई है जिसमें उसकी पहचान सोविंद कुमार नाम से हुई है। इनके पास भारी मात्रा में पीली और सफ़ेद धातु के आभूषण और कुछ कैश बरामद हुआ है। गाड़ी में कुछ खोखे भी बरामद हुए हैं कई अनेकों मात्रा में। और लखनऊ में बैंक लॉकर में लूट की वारदात को कैसे अंजाम दिया गया ये भी हम जान लेते हैं। रविवार रात चोर बैंक के पीछे की दीवार में सेंध लगाकर घुसे, 9 इंच की 2 दीवारों को तोड़ा और फिर लॉकर रूम में पहुंचे। वहां गैस कटर से लॉकर रूम को काटा गया, फिर लॉकर के कुंडे को काटकर उसमें रखे जेवरात और अन्य कीमती सामान चुरा लिए गए। बैंक में कुल 90 लॉकर थे जिनमें से 42 को तोड़ा गया। इस दौरान अलार्म नहीं बजा, इसलिए अगल बगल किसी को भी भनक नहीं लगी। कहा जा रहा है कि उस दिन गार्ड भी नहीं था। रविवार की सुबह जब पड़ोसी आया तो उसे बैंक की दीवार में छेद नजर आया। फिर इसकी खबर बैंक और पुलिस को दी गई। सीसीटीवी वीडियो से पता चला कि कुल 4 चोर आए थे। इनमें 3 बैंक के अंदर घुसे जबकि एक बाहर पहरेदारी कर रहा था, जबकि प्लानिंग में 7 लोग शामिल थे। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। विपिन, पुलिस को एक तरीके से देखा जाए बड़ी कामयाबी मिली है इस एनकाउंटर के बाद से जो बरामदगी हुई है, और क्या पुलिस ने अभी तक तथ्य जुटाए हैं इस पूरे मामले में? क्योंकि ये भी बात सामने आई है कि 4 तो घुसे थे चोरी करने के लिए, लेकिन लोग इस प्लानिंग में 7 लोग शामिल थे। बाकी लोगों के बारे में क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो ओवरसीज बैंक लूटकांड हुआ था उस पूरे मामले में कुल 7 लोग बताए जा रहे थे, जिसमें जो परसों रात में लगभग 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वो भी एक एनकाउंटर हुआ था। उसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी थी और उसी दौरान ये 2 आरोपी भाग निकले थे। दोनों बिहार के रहने वाले थे और बिहार भागने की फिराक में थे और एक को चिन्हट में घेरा गया जहां बीती रात उसका एनकाउंटर किया गया। उस एनकाउंटर में वो मारा गया और दूसरे आरोपी जो सनी दयाल है उसको गाजीपुर में घेरा गया और वहां पर उसका एनकाउंटर किया गया। अब भी इस पूरे मामले में 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है और जो पकड़े गए अब तक 5 आरोपी हैं, जिसमें से 2 का एनकाउंटर हो चुका है, 2 मारे गए हैं, 3 जीवित हैं। उनके पास से जो लूट कांड में जेवर लूटे गए थे बैंक से लॉकर काट के, उन सभी को बरामद किया गया है और बाकी बरामदगी के लिए उन बाकी के 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, जानकारी। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद में गो तस्करों के खिलाफ एक्शन। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। मुरादाबाद से खबर सामने आ रही है जहां गो तस्करों के खिलाफ एक्शन हुआ है और 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है इस दौरान। और पुलिस ने मुठभेड़ में 2 गोकशी के आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार भी कर लिया। चेकिंग के दौरान पिकअप ट्रक सवार बदमाश पुलिस टीम देखकर जंगल की तरफ भाग निकले। गाड़ी बिजली के पोल से टकरा गई, फिर दोनों आरोपी पैदल ही भागने लगे, साथ ही पुलिस पर फायर भी कर दिया। जवाबी कार्रवाई में गोकशी के आरोपी जिशान और आलम को गोली लग गई। ये दोनों ग्रामीण इलाकों के से गोवंश
की चोरी करते थे और फिर उनकी हत्या कर मांस को अलग अलग इलाकों में बेच देते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। देखिए, आज कटघर पुलिस नया गांव पंडित नगला के बीच में चेकिंग कर रही थी। एक पिकअप आती है, उसको रोकने का इशारा किया गया तो वो जंगल की तरफ भागती है। आगे एक बिजली के खंभे पे टकराने के बाद बदमाश उससे उतर के भागते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। उसमें पुलिस ने जब आत्मरक्षार्थ फायरिंग करी है तो 2 बदमाशों की गोली लगी है। दोनों बदमाशों को तत्काल पुलिस द्वारा अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल में यहाँ एडमिट कराया गया है। 2-3 बदमाश भागने में सफल हुए हैं और जब रास्ते में पूछताछ की गई है उसमें से एक ने नाम अपना आलम और दूसरे ने जीशान बताया है। दोनों द्वारा बताया गया कि वो पूर्व में भी जेल जा चुके हैं गौकसी के मामले में। उन पे कई मुकदमे और गैंगस्टर का भी मुकदमा उन पे चल रहा है। जब पिकअप की तलाशी ली गई है तो वहाँ पे छुरे और गौकसी के अन्य हथियार वहाँ बरामद हुए हैं। मौके पर तमंचे जो बदमाशों के पास थे वो भी बरामद किए गए हैं, वो कब्जे पुलिस लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की। तो आज कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान है। सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का मार्च, बाबा साहेब अंबेडकर के मुद्दे पर प्रदर्शन, बीएसपी का भी आज देश भर में प्रदर्शन। इधर बाबा साहेब को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है। कांग्रेस और बीएसपी ने आज बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। अमित शाह टिप्पणी विवाद पर कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। पहले जिला मुख्यालयों में अंबेडकर सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपने समर्थकों से प्रदर्शन का आह्वान किया है। बीएसपी ने आम जनमानस से भी प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। और कांग्रेस के प्रदर्शन में क्या क्या होगा ये भी जान लेते हैं। प्रदर्शन की जिम्मेदारी कांग्रेस की राज्य इकाइयों को दी गई है। जिला मुख्यालयों में अंबेडकर सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। बाबा साहेब जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और अब बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की है। अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने दावा किया है कि भारत और बांग्लादेश में प्रत्यर्पण संधि है और उसी संधि के मुताबिक शेख हसीना को वापस लाया जा सकता है और शेख हसीना के भारत से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। आपको पूरी घटना की क्रोनोलॉजी समझा देते हैं। पहले राहत फतेह अली खान के कंसर्ट में शेख हसीना को फांसी दो के नारे लगे। उसके बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की भारत को चिट्ठी लिखने की खबर सामने आई है। उसके बाद बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन का बयान भी सामने आ गया। अब साफ हो गया है कि यूनुस सरकार अवामी लीग के नेताओं पर बदले की कार्रवाई कर रही है, साथ ही जमात के नेताओं के इशारों पर भी काम कर रही है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने अपने विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी भेजी है। इसमें पूर्व पीएम शेख हसीना को भारत से वापस लाने की मांग की गई है। विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने भारत सरकार को इसके लिए डिप्लोमेटिक मैसेज भेजा है। और यूनिट सरकार में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 17 अक्टूबर को एक बड़ा फैसला लिया। शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। उन्हें आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध का आरोपी बताया गया। बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना समेत 46 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। इन लोगों में आवामी लीग के वो तमाम नेता भी शामिल हैं जिन्होंने 5 अगस्त के बाद दूसरे देशों में शरण ली है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुताबिक आंदोलन के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसके लिए शेख हसीना की सरकार जिम्मेदार है। अरेस्ट वारंट के साथ सभी आरोपियों को 18 नवंबर तक अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना था और हुआ भी नहीं, क्योंकि शेख हसीना और उनकी सरकार में शामिल रहे मंत्री खुद अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना और उनके करीबियों पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर चुकी है। इनमें हत्या और अपहरण से लेकर देशद्रोह तक के मामले दर्ज हैं। शेख हसीना के देश छोड़ते ही अंतरिम सरकार ने उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया और अब भारत सरकार से उन्हें वापस भेजने की मांग की गई है। और यूनिट सरकार में शामिल कई सलाहकार भारत में शेख हसीना की मौजूदगी पर एतराज जता चुके हैं। उनके बयानों को मुसीबत का सबब बता चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश से इसे लेकर के डिप्लोमेटिक मैसेज मिलने की बात स्वीकार की है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है। लेकिन क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस भेजेगा? इसका जवाब एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की। ये एक पॉलिटिकल मसला भी है
क्योंकि जो एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट है उसमें एक एग्जम्पशन होती है कि पॉलिटिकल जो रिफ्यूजीज हैं या कोई केस है तो उनको जो है एक्स्ट्राडाइट करने ना करने की जो है उसमें उसको कंसिडरेशन जोन में नहीं आता है वो उसमें। तो इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं जिस पर की विचार करना होगा। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट देखेगी और ये जो है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जिस तरह से वो उन्होंने बनाने की कोशिश की है बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उन्होंने। और अब बात उस प्रत्यर्पण संधि की करेंगे जिसका हवाला देकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से शेख हसीना को वापस करने की मांग की है। तो ये करार 28 जनवरी 2013 को दोनों देशों के बीच हुआ था। इसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसमें कम से कम 1 साल की सजा का प्रावधान है तो उसे प्रत्यर्पित किया जाएगा। इसी के आधार पर बांग्लादेश ने 2015 में असम के उग्रवादी संगठन उल्फा के अनूप चेतिया को भारत के हवाले किया था। भारत ने बांग्लादेश की मांग पर उसके वांटेड अपराधियों को सौंपा है। 2016 में संधि में संशोधन हुआ जिसके तहत अब सबूत नहीं, प्रत्यर्पण के लिए लाए कोर्ट वारंट काफी है। और अब खबर पहाड़ों पर शुरू हुई बर्फबारी से जुड़ी हुई। जी हां, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के कई इलाकों में माइनस से काफी नीचे तापमान चला गया है। तापमान लुढ़कने से झील और झरने जम गए हैं। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, कुल्लू में जमकर बर्फबारी हो रही है। घरों और पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। तो वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ और जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग, पीर पंजाल में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। शुरुआत में गिर रहे फाहे अब बर्फबारी में बदल गए हैं। बर्फबारी की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और इसकी वजह से लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। और इससे इतर पहाड़ों की रानी शिमला में घूमने के लिए आए पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। वहीं राज्य के पर्यटन कारोबारी भी खासे उत्साहित हैं। शिमला में हो रही बर्फबारी से सैलानी जश्न में डूबे हुए हैं। लोग मस्ती से झूम रहे हैं और पर्यटन का लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए बर्फबारी देखकर किस तरह से पर्यटक यहाँ खुश हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। मनाली भी गया था मैं, वहाँ भी स्नोफॉल मिली अपने को, और अब शिमला भी स्नोफॉल मिल रही है। बहुत मजा आ रहा है। एक्सपेक्टेड था कि स्नो मिलेगी। कि हर साल यहाँ पे क्रिसमस के टाइम स्नोफॉल होती है, बट आज क्रिसमस के 2 दिन पहले ही होगी, तो चलो अच्छा है, हमें देखने को मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी के कारण कई वाहन फंसे हुए हैं। सोलंग और अटल सुरंग रोहतांग के बीच घंटों लंबा जाम लगा रहा। करीब सैकड़ों वाहन लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने बचाव अभियान शुरू किया और करीब 700 पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इलाके से मिली तस्वीरों में पुलिसकर्मी बर्फबारी जारी रहने के दौरान यात्रियों और ड्राइवरों को उनके वाहनों को सुरक्षित निकालने में मदद करते नजर आ रहे हैं। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक लगातार शहर में आ रहे हैं, जिससे भीड़ बढ़ती चली जा रही है। तो पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति हो, कुल्लू, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, इन सभी जगहों से बर्फबारी की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं। देखिए उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, मुनस्यारी, चक्राता, चमोली में भारी बर्फबारी हुई है। अटल टनल पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो वहीं बर्फबारी से हिमाचल में 2 हाईवे, 30 सड़क बंद होने की भी खबर सामने आ रही है। और वहीं उत्तराखंड के चमोली में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। कल देर शाम से शुरू हुई बर्फबारी सुबह तक होती रही। औली में बर्फबारी के बाद पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में है। कई इलाकों में सड़कों पर 1 फीट तक बर्फ जमी हुई है। ये उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और इसी बर्फ को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक चमोली पहुंच रहे हैं। और उत्तरकाशी में क्रिसमस से पहले हुई बर्फबारी से सैलानी खुश हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री सहित कई इलाकों में सोमवार दोपहर से ही बर्फबारी शुरू हुई।
और वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हो रही है, जिसकी कई तस्वीरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ धाम पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढकी है। यहाँ करीब 1 फीट तक बर्फ जमी हुई है। और पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में पारा लुढ़क गया है। उत्तर भारत में ठंड के प्रकोप से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ठंड के प्रकोप की। एक ओर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो दूसरी तरफ घरों पेड़ों पर बर्फ की परत जमा है। इस बर्फबारी ने उत्तर भारत यानी मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है, शीतलहर बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर के मौसम की बात करें तो यहां आज भी शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है। लोग अलाव के सहारे ठंड के प्रकोप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा ही ठंड से बचने का एकमात्र सहारा बना हुआ है। और नई दिल्ली के पहाड़गंज एरिया में लोग कैसे अपनी रात काट रहे हैं, देखिए अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में अचानक ठंड बढ़ने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं और देर रात जो लोग काम करते हैं, मेहनतकश लोग होते हैं, उन्हें अपने आप को गर्म करने के लिए अब अलाव का सहारा भी लेना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। तमाम ऑटो ड्राइवर्स का यहाँ पर जमावड़ा लगता है। सामने की तस्वीरें दिखाई आपको, कतार दिखाई देगी। यहाँ पर तमाम ऑटो यहाँ पर खड़े दिखाई आपको देंगे क्योंकि रात के वक्त ये लोग अपनी रात ऑटो में ही बिताते हैं और ठंड बढ़ने की वजह से जो ठिठुरन बढ़ी है उसकी वजह से अब अपने आप को रात में गर्म रखने के लिए ये लोग आग का सहारा यहाँ पर ले रहे हैं। तमाम लोग बैठे हुए हैं और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल समय होता है ये उनका जब दिसंबर में ठंड बढ़नी शुरू होती है और अब तो मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक ठंड बढ़ने का अनुमान भी दे दिया। हम बातचीत करेंगे लोगों से किस तरीके से वो इन मुश्किल हालात में अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करें। तो ये आग तो जल ही रहा है, उसके अलावा और क्या चाय वगैरह पीने के लिए आप लोग जाते हैं? अचानक से ठंड बढ़ी है सर, अचानक से ठंड बढ़ी है। चाय तो यहीं दुकान खुलता है तो हम लोग चाय पी के और रात काटते हैं और काम करके आते हैं तो यहाँ हाथ गर्म करके थोड़ा गाड़ी में सो जाते हैं और चाय का दुकान खुलता है तो चाय पीते हैं। पूरी रात आप लोग ऑटो में ही? पूरी रात ऑटो में ही रहते हैं। अच्छा, आप लोग भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बैठे हुए। कितने बजे तक ऑटो चलाते हैं और आप लोग उसके बाद? टाइम है 2 बजे तक चला के आ जाते हैं, पर खड़ा कर देते हैं। उसके बाद में जाते नहीं, सुबह दूसरा ड्राइवर लेकर जाता है। तो ये ठंड बढ़ने से काम पे भी प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ा नहीं है, सवारी बैठती नहीं है ठंड की वजह से। हाँ। मतलब ऑटो में लोग बैठना अवॉइड करते हैं? ठंड में नहीं बैठना चाहता है ना कोई। अच्छा, ओला में बैठना सब ओला उबर में चले जाते हैं। अच्छा, हम लोग का यही टाइम है, खत्म हो गया। आप लोग देर रात तक काम करते हैं तो अब इस तरह से क्या आपको लगता है कि सुविधाएं और ज़्यादा होती तो शायद आपको इस तरह से खुले में रात ना बितानी पड़ती? हाँ, सुविधा होता अच्छा तो ये खुले में रात नहीं पड़ता। सुविधा कम होने की वजह से दिक्कत है। तो क्या रोज़ आप लोगों का जमावड़ा इसी जगह पर लगता है और यहाँ पर अपना आग जला के रात भर अपना काटना है? पर डे हम लोग यहीं पे गाड़ी चला के आने के बाद यहीं गाड़ी लगा के और आग जला के यहाँ हाथ सेकते हैं हम लोग बस। और जितने ऑटो यहाँ पर मैं खड़े देख रहा हूँ, क्या ये सभी लोग रात अपनी ऑटो में ही बिताते हैं? हाँ, सब ऑटो वाले यहीं पे रात ऑटो में ही बिताते हैं। बढ़ती हुई ठंड में नींद आती है आप लोग को इस तरीके से? नींद कहाँ आती है, ठंड की वजह से नींद थोड़ी आएगी। हाथ यहाँ थोड़ा देर गर्म करने के बाद थोड़ा जाने पर नींद आता है थोड़ा सा, फिर भी उतना अच्छा से नींद लगता है थोड़ी है। ऑटो में से टाइम पास किया जाता है ऐसे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब खुले में रात बितानी हो तो नींद कहाँ आती है और यही वजह है कि 3 बजे का वक्त है आज, देख लीजिए। और इस वक्त तमाम लोग यहाँ पर जगे हुए बारी बारी से आते हैं और आग के सामने बैठकर थोड़ा सा गर्म होते हैं, उसके बाद सोने की कोशिश करते हैं। ऑटो ड्राइवर्स के लिए बहुत ही मुश्किल समय जो ये ठंड बढ़ती जा रही है और तमाम वो लोग जो कि देर रात या फिर सुबह जल्दी काम पर निकलते हैं उनके लिए खासकर दिल्ली में आने वाले कुछ दिन मुश्किल होने वाले हैं। तो भीषण ठंड का टॉर्चर जारी है। एनसीआर में शीतलहर चल रही है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो दिल्ली में 8 डिग्री सेल्सियस, गाजियाबाद में 9 डिग्री सेल्सियस, नोएडा में 8, गुरुग्राम में 8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 5 दिन हल्की बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। घने कोहरे का भी येलो अलर्ट जारी हुआ है और हवा की बात करें तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। और अब बात करेंगे महाकुंभ की।
महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए भव्य तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। साधु संतों का आना भी जारी है। संगम नगरी को सजाया जा रहा है। इस महाकुंभ में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी लगातार जारी है। सीएम योगी कल तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद प्रयागराज पहुंचे हैं। मेला क्षेत्रों को साफ सुथरा रखने के लिए सरकार ने स्वच्छता अभियान लॉन्च किया है। रात में संगम नगरी का दिव्य भव्य नजारा कैमरे में कैद हुआ है। कुंभ मेला क्षेत्र में काम करने आए लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी सरकार ने पहल की है। विद्या कुंभ के नाम से 2 स्कूल भी शुरू किए गए हैं। और महाकुंभ नगर में श्रमिकों के बच्चों को 2 महीने के लिए शिक्षा की खास व्यवस्था की गई है। इसके लिए विद्या कुंभ के नाम से प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। खास बात यह है कि मेला क्षेत्र में ये बच्चे उस वर्ग से जुड़े हुए हैं जो पास महंगे स्कूलों में नहीं जा सकते। मेले में दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिकों और सफाई कर्मियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से ये पहल की गई है। अब तक 2 प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को डिजिटल और स्मार्ट क्लास से शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इन बच्चों को विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। इस विद्यालय को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि माघ मेला में, हर साल माघ मेला में विभिन्न प्रांतों से श्रमिक वर्ग आते हैं, तो ये श्रमिक वर्ग अपने साथ अपना परिवार भी लेके आते हैं। परिवार में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। ये महिलाएं और ये पुरुष तो कार्य में लग जाते हैं, लेकिन बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये अपनी पढ़ाई ना भूल जाएं, इनकी शिक्षा दीक्षा में किसी तरह की कमी ना आ जाए, इसलिए हमारे पास ये विद्यालय खोले गए हैं। शासन ने इस बार 5 विद्यालय खोले हैं। यहाँ पे 2 खुल चुके हैं, 3 और प्रिस्क्राइब्ड हैं। मैम, हमने देखा कि बच्चों को क्लासेज में जो है डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लास में पढ़ाया जा रहा है, कैसे? हाँ, आईसीटी के माध्यम से हम इन बच्चों को ऑडियो विजुअल ऐड के थ्रू पढ़ा रहे हैं। बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ रहे हैं। इनका पूरा कंटेंट हमने डाउनलोड कर लिया है। कंटेंट प्ले करते हैं हम लोग, साथ में कक्षा अध्यापक रहते हैं और बच्चों को एक्शन के थ्रू हम समझा रहे हैं, जिससे वो बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें गेन कर रहे हैं। बहुत हंसी माहौल में ये आ रहे हैं, बहुत अच्छे से खिलखिलाते यहाँ पे बैठ रहे हैं। 200 बच्चे अभी तक आ चुके हैं यहाँ पे, बाकी अभी और आ ही रहे हैं।